जनाब अली अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी हस्ती का एक कॉल मुझे बड़ा मेरा फेवरेट है। मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा की ज़ात को पहचाना। अच्छा, हम आम इंसानों की तो फिर कोई वो ही नहीं रहती, हैसियत ही नहीं रहती इस हवाले से। हम छोटी-छोटी बातें भी कई दफ़ा अगर सोचते हैं ना कि अच्छा यार आज यूँ नहीं करना, अब फ़र्ज़ कर लीजिए आप सोचते हैं यार बजट बहुत बढ़ रहा है, अखराजात बढ़ रहे हैं तो थोड़े से रिड्यूस कर लेते हैं। तो जनाब उन्हीं दिनों में कोई बड़ा खर्चा आपके असल में सामने दरपेश होता है। अगर मैं किसी दिन सोच लेता हूँ ना यार आज बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, लिख तो खैर आज मैं बिल्कुल लिख ही नहीं सक रहा, मैं आंखें बंद करके बात कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई ग्रुप में ऐसा मौजू छिड़ता है जिस पे आप खामोश रह ही नहीं पाते। आज हमारे बड़े ही काबिल एहतराम दोस्त आसिम जुबैरी भाई ने एक वीडियो शेयर की ग्रुप में, जो स्लावट बरादरी के बारे में, जो आर्किटेक्चर ऑर्नामेंट से रिलेटेड थी। वो जो बड़ी शानदार इमारतें हम बहुत आम देखते हैं और दिल कुड़ता भी है। एक अभी गुज़श्ता रोज़ तो बल्कि फ़ेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था कि यार अंग्रेज़ की गुलामी में रहते तो शानदार इमारतें तो हमें मिलती। अब इत्तेफ़ाक है कि वो तो कोई और ग्रुप था, अब फ़ेसबुक का, और यहाँ हमारे ग्रुप में अब वही जनाब अंग्रेज दौर की, विक्टोरियन दौर की इमारतों पर बात हो रही है। ये इत्तेफाकात कैसे होते हैं, ये आप इसको इसको नहीं आप जान पाते। लेकिन खैर फिर वो सारे मिल के जो है ना वो आपके वो मौका एक देते हैं कि आप उन पे बात करें। वाकई बड़ा खूबसूरत दौर हम पीछे छोड़ा है, जिसमें क्या शानदार इमारतें बनती थी, क्या खूबसूरत आलीशान इमारतें बनती थी। और उनमें एक और बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट होता था, जो कि असल में तो हमारा मजहबी कॉन्सेप्ट है ये, कि आप अपनी जात को यहाँ पर आरजी मकीन समझें, जबकि कौम को, अवाम को, उनको मजबूत ख्याल करें कि नहीं, वो यहाँ हमेशा, कौम हमेशा रहेगी। फर्द जाते रहते हैं यहाँ से, फर्द आरजी तौर पे आते हैं। लेकिन देखिए कितनी अजीब बात है कि इस पर अमल जो है वो मगरिब करता है, या कोई भी दूसरी अक़वाम करती हैं जो कहीं भी है, तो वो अपने घर गत्ते से लेके प्लास्टिक या लकड़ी से आरजी मटेरियल से बनाते हैं। लेकिन जो पब्लिक इमारतें बना अवामी इमारतें बनाते हैं, उनको पत्थर लोहे से बनाते हैं। अब इसी तरह से अभी चंद रोज पहले भी कदीम इमारतों के सिलसिले में कहीं से मैं पढ़ रहा था कुछ, तो बर्सलाइजेशन शायद आप जानते होंगे कि एक दौर में यूरोप में जब कदीम इमारतें तोड़कर नई इमारतें बनाने की तहरीक शुरू हुई, मॉडर्निटी सामने आई, क्योंकि ये इसका ताल्लुक भी जर्मन बाउहाउस स्कूल से है, जिसमें उन्होंने अमारात को सिंप्लीफाइड करने की तरफ, ये उन्हीं का रुझान था जो फिर तामीरात से लेकर फर्नीचर तक में हमारी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों में आया। अच्छा, अब उसका कॉन्सेप्ट तो बड़ा जबरदस्त है, वो एक उसकी अलग तफसीलात हैं कि सादगी को और कफायत को और बहुत सी चीजों को देखना था, उसमें देखना जो नई दुनिया बन रही थी, और उसमें वो शानदार आलीशान इमारतें बनाना मुमकिन ही नहीं रहा था। तो खैर वो एक अलग, अब बहुत तवील बात हो जाएगी। लेकिन जब पुरानी इमारतों को तोड़कर नई इमारतें यूरोप में बनाई जाने लगी, तो वहाँ के यूरोप के लोगों ने इस पर शदीद एहतजाज किया। तो एक एक्ट पास हुआ, बर्सलाइजेशन उसको जिसके नाम से जाना जाता है, कि नहीं, ये कदीम इमारतों को दोबारा से कदीम तर्ज पर ही बनाया जाएगा और उनको रिस्टोर किया जाएगा जो जंग में तबाह हो गई थी। अब मैं अक्सर आप दोस्तों को बताता ही रहता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो शोबा जिसमें मैं काम करता हूँ वो रेस्टोरेशन से है। तो और रेस्टोरेशन, ऑर्नामेंट रेस्टोरेशन, यानी पेंटिंग में भी होती है और आम इमारती रेस्टोरेशन भी होती है, लेकिन मेरा शोबा है खास तौर पर ऑर्नामेंट रेस्टोरेशन, यानी कदीम जो आराइश और ज़ेबाइश की जो ऑर्नामेंट थी, उसको उसकी उसी हालत में दोबारा वापस लाया जाए।
इसमें बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना होता है कि वो उसी दौर की ऑर्नामेंट है, क्योंकि कई दफ़ा तो बहुत ही मुबहम से इमेजेस मिलते हैं उन इमारतों के, वो सिरे से ऑर्नामेंट्स होती ही नहीं है कि उसका मोल्ड बना के या कुछ ऐसा किया जाए, नहीं उसको तस्वीरी मदद से बनाना पड़ता है, तो फिर उसका सारा स्टाइल उसी दौर, क्योंकि हर दौर की ऑर्नामेंट के मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टाइल अंदाज रहे थे। तो जब ऑर्नामेंट की बात आएगी तो मैं कैसे खामोश रहूंगा, इससे हमारा एक खानदानी ताल्लुक वो रहा है, अब उसकी मैं तफसील में नहीं जाता। असल में किसमें एक बहुत से हिस्से हैं ऑर्नामेंट के। जब आप विक्टोरियन इमारतें देखते हैं तो उसकी ऑर्नामेंट को आप तीन चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है उनका बैरूनी इमारती ढांचा से लेकर उनकी बैरूनी आराइश व ज़बाइश, जिसको आर्किटेक्चरल ऑर्नामेंट कहा जाता है। फिर उसकी एक है अंदरूनी उसकी आराइश व ज़बाइश। फिर उसमें बहुत से जो आप देखते थे वुड वर्क देखते थे आप, उसका एक अलग शोभा हो जाता था। फिर जो आप उसमें मेटल में देखते थे, वो यहाँ पर सैंड कास्टिंग से इस म्यार की कास्टिंग की जाती थी, जो गेट के ग्रिल और जो जालियां इस तरह से चीजें बनाई जाती थी कि आप देख के हैरान हो जाते थे कि यार ये तो शायद लॉस्ट वैक्स कास्टिंग है। अच्छा, अब लॉस्ट वैक्स कास्टिंग एक अलग शोबा है, इसकी पूरी टेक्निक है, मैं सिर्फ नाम ले लूंगा तो आप शायद ना बहुत से दोस्त जान सकें। लेकिन सैंड कास्टिंग तो आप आम देखते हैं। सैंड कास्टिंग में असल में ये चीज़ों के अंडर कट नहीं होते, बेल बूटी पे फूल जो है वो इतनी एक उनके जो एजेस हैं वो बड़े स्ट्रेट बनाए जाते हैं ताकि वो एक मोल्ड में से निकल आए। जबकि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग में आप जैसी भी आड़ी टेढ़ी मुड़ी चीजें जो होती हैं उनको वैक्स में बना के फिर उसको स्लरी से उसका मोल्ड बनता है, जिसमें मेटल पिघला हुआ जब डाला जाता है तो मुख्तलिफ उसके एयर वेज बनाए जाते हैं। बड़ा तफसीली प्रोसेस है, मैं आपको इसकी अलग से कभी बात करेंगे। लेकिन अगर आप कराची में हैं तो एम्प्रेस मार्केट को देख लीजिए, अगर आप कहीं पिंडी में हैं तो आप पुराने गेट ग्रिल देख लीजिए, आप सब इन जगहों पे देख सकते हैं कि वो लोहे के जो चाहे वो रॉट आयरन, अच्छा रॉट आयरन ये एक अलग चैप्टर है। हमारे यहाँ रॉट आयरन के नाम पे एक मजाक शुरू हो गया था एक दौर, अभी कुछ 10 साल 15 साल पहले गया है, शुक्र हुआ गया। वो जनाब एक मजाक शुरू हो गया था कि बस सरिये को जनाब मोड़ तोड़ के, नहीं रॉट आयरन का मतलब होता है कूटा हुआ लोहा, अब वो उससे एक अलग किस्म का काम होता था। तो आपने खैर देखे होंगे, बहुत से कराची के जो लोग हैं वो तो जानते हैं कि हमारे एक अखबार से रिलेटेड जो बहुत ही आर्ट और फन के दिलदादा थे, वो तो बहुत ही जगहों से ऐसी चीजें सब ले जाया करते थे, समेट की खरीद लिया करते थे। खैर, तो अब उसके बाद तो खैर पाकिस्तान में बड़ा एक बहुत बड़ा आज से 20-25 साल पहले से रुझान शुरू हो गया था कि वो जितने वुड वर्क जो निकलता था वो चाहे विक्टोरियन दौर का था या चाहे हिंदू दौर, जिसको आप समझ लें, और उसमें मुगल आर्किटेक्चर भी स्टाइल था, या जो भी हमारा बर्र सगीर का जो मिक्स कल्चर था उस हिसाब से सिख अगर आप देख लें उनके थोड़ा सा फर्क होता था। तो ये सारी चीजें जो थी वो फिर एंटीक की शक्ल में हमारे इमारतों घरों का हिस्सा बनना शुरू हो गई थी, कि पूरा मॉडर्न घर होता था और जनाब एक जो है वो दरवाजा, एक उस पे खिड़की पुरानी जो है वो आरायशी राइश के तौर पे लगा दी जाती थी। आर्ट पीस के समझ लीजिए या क्राफ्ट समझ लीजिए। लेकिन ये कदीम इमारतें और इनके फिर जो ऑर्नामेंट्स के हिस्सों की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक एक तो स्टोन वर्क होता था उसमें, जो बाहर इमारती पूरी ढांचा होता था, उसको स्टोन को कार्व करने वाले अलग खानदान थे। ये ज्यादातर जो है इनका ताल्लुक राजस्थान के मुख्तलिफ, क्योंकि स्लावट बरादरी भी असल में राजस्थान से ही ताल्लुक रखती है। फिर एक मेवाड़ बरादरी होती थी, फिर और बहुत से खानदान थे। अब जनाब ये बड़े बड़े पगड़ इन्होंने पहने होते थे, और खास अपने पुराने वही बात, जब भी कोई ऐसी इमारत बनती थी तो ये पूरे इनके पूरी बरादरी आती थी, बहुत से अफराद आते थे, और बस फिर आर्किटेक्ट इनको समझा दिया करते थे, एक पैटर्न ड्राइंग दे दिया करते थे, और ये जनाब स्टोन में बेहतरीन। अच्छा, वुड के लिए अलग एक बरादरी होती थी उस दौर में, इसी तरह से लोहे का काम अलग से करने वाले होते थे। लेकिन एक काम और होता था हमारा उससे ताल्लुक था,
ये होता था जो अंदरूनी आराइश-ओ-ज़िबाइश होती थी, जिसमें प्लास्टर यूज़ होता था और थोड़ी-सी टेक्नीक यूज़ होती थी। ये टेक्नीक थी मोल्ड मेकिंग की। अब इससे ना वो स्टोन वाले वाकिफ होते थे, ना वुड कार्विंग वाले वाकिफ होते थे। थोड़े से वाकिफ थे सीमेंट का काम करने वाले, लेकिन वो भी डायरेक्ट उसको थोबे का काम कहा जाता है हमारी मुकामी जुबान में। तो वो डायरेक्ट काम करते थे सीमेंट का, मोल्ड मेकिंग नहीं जानते थे। जबकि हमारा खानदान जो है गुज़िश्ता 1 सदी से जो है वो मोल्ड मेकिंग टेक्नीक से, यानी जो वो कंपनीज़ हिंदुस्तान में जो यहाँ वहाँ के मुकामी आर्टिस्ट काम करते थे, उसमें उस दौर में ज़्यादा हिंदू थे हमारे यहाँ के। अ, अच्छा, यहाँ मैं नाम भूल ना जाऊँ, यहाँ पर तो सिंध में आपने मकली का कब्रिस्तान देख लिया, वहाँ पर एक अलग किस्म की स्टोन कार्विंग वाली बरादरी थी, जो उसी स्टाइल का काम करती थी। तो बहुत से खानदानों में बटे हुए थे। हमारा ताल्लुक उससे था जो अंदरूनी आराइश-ओ-ज़िबाइश से मुताल्लिक थे, यानी जिसमें मोल्ड भी बनता था और फिर उसकी मास प्रोडक्शन होती थी और प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता था। मोल्ड मेकिंग में उस वक़्त जो है वो रबर के मोल्ड जो है वो फिर मैं आपको कैसे बताऊँ कि यानी एक हार्ड मोल्ड बनते थे जिसमें ऑर्नामेंट को फिर थोड़ा सादा रखना पड़ता था। और एक में फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्नामेंट होती थी, बड़ी नफासत वाली बेल, बूटी, पत्तियाँ यूँ बा उसके फिर रबर के मोल्ड बनते थे, जो उस दौर में, कदीम दौर में लेटेक्स दस्तयाब होती थी। लेटेक्स बिल्कुल ऐसा कुदरती मटेरियल है जिसको आप अपने घर में अगर एक वो रबर का पौधा लगा लें तो उसका पत्ता तोड़ें तो उसमें से लेटेक्स निकल आती है। तो ये ज़्यादातर इधर मलेशिया-वलेशिया इस तरह की जगहों से आती थी और पूरे-पूरे ड्रम आते थे और इसको बहुत से लोगों का पता ही नहीं होता था कि ये एक ऐसा सादा-सा मटेरियल है कि जिसको अगर आप लेयर दर लेयर अगर आप लगाते रहें, तो ऐसा शानदार मोल्ड तैयार होता है जिसमें से आप फिर बड़ी नफ़ासत वाली ऑर्नामेंट कास्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें उस दौर में, हाँ, ये सच है कि ज़रा इनको सीक्रेट रखा जाता था। तो यानी स्टोन वाले अलग काम कर रहे होते थे, मेटल वाले अलग, वुड वाले अलग, लेकिन ये जब ये जो लोग आते थे ना जो इंटीरियर का काम करते थे, अंदरूनी आराइश-ओ-ज़बाइश का प्लास्टर, इनको सब लोग देख रहे होते थे कि यार ये कोई अजीब कौम आ गई। इनके पास कोई बड़ी जादूगरी है जो हमारे पास नहीं है। और वो मोल्ड मेकिंग टेक्निक्स होती थी। बाद में फिर सिलिकॉन कंपनीज ने, वो तो यूरोप में तो बहुत सिलिकॉन बहुत पहले से आ रही थी, लेकिन हमें बहुत मुश्किल से बाद में मिली। तो हमारे घर में ये बहुत काम पहले से ही होता था, लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो खैर हम वहां से आ गए, हिंदुस्तान से आ गए। यहाँ मेरे वालिद ने म्यूजिकल ऑफ आर्ट से जो है वो ऑर्नामेंट में भी सीखा, उन्होंने ऑर्नामेंट कॉर्पस में भी उन्होंने काम किया। फिर एक कंपनी थी जो लाहौर में ही, मैं नाम भूल रहा हूँ वहां पे, लेकिन एक साल बाद ही उनको फिल्म इंडस्ट्री का काम मिल गया। तो फिल्म में उस दौर में जो है वो ऐसे लोगों के काम करने वाली कोई बड़ी कमी थी, क्योंकि यहाँ से वही जो पुराने जो है नेचुरल या ओरिजिनल जो मटेरियल होते थे, ठोस मटेरियल जो होते थे जिनको कार्व किया जाता था, उसमें काम करने वाले बहुत थे। लेकिन फिल्म को तो उस आर्टिफिशियल मटेरियल की भी जरूरत थी और उस टेक्निक की जरूरत थी जिसमें मोल्ड बनते हैं, तो वो काम करने वाले बहुत कम थे यहाँ पे। तो अब मैं इसके दूसरे हिस्से में आपको एक जरा अलग सी दास्तान सुनाऊंगा, जो कि फिल्म से मुतालिक, जब मेरे अब्बा को फिल्म में काम मिला, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है ऑर्नामेंट से बहुत गहरा रहा।